हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और आप सभी का स्वागत करता हूं हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर के प्रकार। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर को बेसिकली दो मेन भागों में बांटा गया है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको बोर्ड पर दिख भी रहा होगा। आज हम उसके आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। आज हम उन्हीं टाइप्स के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानने वाले हैं। ज्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर्स को दो मेन भागों में बांटा गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। थोड़ा सा एक समरी दे देता हूं आपको ताकि वापस दोबारा याद आ जाए। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम में सबसे पहले इंस्टॉल किए जाते हैं। ये सिस्टम में सबसे पहले जाकर के सिस्टम की देखरेख करते हैं। सिस्टम के अंदर जो जो कमियां हैं उन सभी के बारे में यूजर को बताते हैं। सभी हार्डवेयर पार्ट्स को रेडी करते हैं कार्य करने के लिए, ताकि जब भी यूजर उस सिस्टम पर बैठे यानी कि कंप्यूटर पर बैठकर अपना कार्य करना चाहे तो वो अपने सभी कार्यों को आसानी से पूरा कर सके। और हमारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, एक बार सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया, हमारे कंप्यूटर में या मोबाइल डिवाइस में इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद हम अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को उस पर इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हमारे कंप्यूटर या मोबाइल या हमारी जो भी डिवाइस है उसमें हम अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद हम अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स किसी एक स्पेसिफिक यानी कि खास कार्य के लिए बनाया जाता है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिस कार्य के लिए बनाया जाता है, केवल वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वही कार्य कर सकता है। जैसे कि व्हाट्सएप की ऐप की बात करते हैं तो व्हाट्सएप की ऐप चैटिंग और कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग जैसे कार्यों के लिए बनाई गई है। आप इससे शॉपिंग नहीं कर सकते। अगर आपको शॉपिंग करना है तो आपको अमेजॉन या फ्लिपकार्ट जैसी किसी दूसरी साइट यानी कि ई कॉमर्स साइट को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप उस पर शॉपिंग कर सकते हो। तो शॉपिंग वाला काम आप चैटिंग वाले पे नहीं कर सकते, चैटिंग वाला काम आप शॉपिंग वाली साइट पे यानी कि ऐप पे नहीं कर सकते हो। तो यही है ऐप या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कार्य। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी एक कार्य के लिए बनाया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसा कि इनका नाम बता रहा है, सिस्टम के लिए वर्क करते हैं। ये मल्टीपल कामों को करते हैं हमारे सिस्टम में, यानी कि हमारी जो भी डिवाइस है, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या फिर मोबाइल हो, हमारे मशीन में सबसे पहले इंस्टॉल किए जाते हैं और मल्टीपल कामों को करते हैं। हमारे कंप्यूटर की पूरी देखरेख ये करते हैं, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर केवल अपना कार्य करते हैं जिस कार्य के लिए इनको बनाया गया है। तो आज हम जानने वाले हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के क्या टाइप्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है इसको तीन मेन भागों में बांटा गया है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा ट्रांसलेटर्स, तीसरा ड्राइवर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो इनको भी डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर एंड सो ऑन। बहुत सारे होते हैं। चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे ट्रांसलेटर हो, चाहे ड्राइवर हो, इन सबके भी विभिन्न प्रकार होते हैं। इसी तरह से वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डिजाइनिंग, डेटाबेस, इन सबके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। इन सब पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिससे ये वीडियो लंबी ना हो। आज हम जान लेते हैं कि ये सब क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जैसा कि मैं बात कर चुका हूं पहले ही कि हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो सबसे पहले कंप्यूटर में इंस्टॉल किए जाते हैं। तो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो मैंने बताया, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा ट्रांसलेटर्स एंड तीसरा ड्राइवर्स। इन तीनों में हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। यही हमारे कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में सबसे पहले इंस्टॉल किया जाता है, जिससे ये हमारे मोबाइल या फिर कंप्यूटर को यूजर की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार करने का कार्य करता है। ये हमारे कंप्यूटर या फिर मोबाइल, मैं बार बार कंप्यूटर या मोबाइल शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, आप अपने आप समझ जाइएगा, क्योंकि आज की डेट में मोबाइल भी एक छोटा कंप्यूटर ही होता है। तो हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये हमारे कंप्यूटर में सबसे पहले इंस्टॉल किया जाता है। कंप्यूटर में सबसे पहले इंस्टॉल होने के बाद ये कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर पार्ट्स की चेकिंग करता है, मेमोरी का मैनेजमेंट करता है, फाइलों का मैनेजमेंट करता है, किसी हार्डवेयर पार्ट में कोई खराबी तो नहीं आ गई है, अगर ऐसा हो गया है तो उसके लिए एक एरर मैसेज को स्क्रीन पर शो करना। ऐसे विभिन्न प्रकार के बहुत सारे कार्यों को करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। जब ये सभी कार्य पूरे हो जाते हैं, सारी चीजें सही होती हैं, उसके बाद ये एक एनवायरनमेंट यानी कि डेस्कटॉप या हमारी फर्स्ट स्क्रीन जो ओपन होकर के आती है वो हमें मिलती है, ताकि हम अपने कार्यों को पूरा कर सकें। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जान लेते हैं ट्रांसलेटर और ड्राइवर्स के बारे में। ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं?
जैसा कि वर्ड ट्रांसलेटर से ही पता चल रहा है, ट्रांसलेट करना इनका कार्य है। ट्रांसलेट करना, क्या ट्रांसलेट करना? अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर को हमारी इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज या आज की डेट में इतनी सारी लैंग्वेजेस बन चुकी हैं जिनकी गिनती नहीं है। तो क्या हमारा कंप्यूटर इन सभी लैंग्वेजेस को समझ सकता है? ऐसा बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह से कंप्यूटर को बनाते समय कंप्यूटर को समझ में आने के लिए एक लैंग्वेज बनाई गई जिसे मशीन लैंग्वेज बोला जाता है। तो हमारे कंप्यूटर को केवल एक ही लैंग्वेज या एक ही भाषा समझ में आती है, मशीन लैंग्वेज। तो हमारे कार्यों को कंप्यूटर कर कैसे पाता है? हम अपने इंस्ट्रक्शंस को, हम अपने निर्देशों को कंप्यूटर को इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज या अपने जो लैंग्वेज हमें समझ में आती है, हम अपनी भाषा में इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर को देते हैं। यानी निर्देशों को कंप्यूटर को इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में, तमिल, तेलुगु, जिस भी लैंग्वेज का हम यूज करते हैं, हम उस लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन या फिर निर्देश को कंप्यूटर को देते हैं। तो कंप्यूटर समझ कैसे जाता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज की डेट में इतनी सारी लैंग्वेजेस बन चुकी हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। इसलिए इसका सॉल्यूशन ये निकाला गया कि हमारा जो कंप्यूटर या डिवाइस होती है उसको समझ में आने के लिए केवल एक भाषा बनाई गई, जो कि हमारी मशीन यानी कि कंप्यूटर को समझ में आती है। उसे कहते हैं मशीन लैंग्वेज, यानी कि हमारी मशीन के लिए बनाई गई लैंग्वेज। तो हमारा कंप्यूटर केवल इसी मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। मशीन लैंग्वेज के बारे में ये कुछ इस तरीके से बनाई गई है जिसमें केवल दो ही अंक कार्य करते हैं, 0 and 1। 0 and 1 मशीन लैंग्वेज में हमारे द्वारा दिए गए निर्देश के हर वर्ड को एक डिफरेंट कोड में कन्वर्ट किया जाता है और वो कोड्स 010101 से कंबाइन करके बनाए जाते हैं। यानी कि कुछ ऐसा 01110001 100111101 कुछ इस प्रकार से हमारे कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन ये कोड जो 0 और 1 से मिलकर बनाए गए हैं, ये हमारे समझ में नहीं आएंगे। क्या हम इन्हें समझ सकते हैं? नहीं। इसलिए मशीन लैंग्वेज हमारी समझ में नहीं आएगी। हमारी समझ में केवल इंग्लिश और हिंदी जैसी लैंग्वेजेस जो हमें सिखाई गई हैं, हम उन्हीं लैंग्वेजेस को समझ सकते हैं और कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज को ही समझ सकता है। तो फिर कम्युनिकेशन कैसे होता है? एक कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए निर्देश को कैसे समझ लेता है और उसके आंसर दे देता है? चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे द्वारा दिया गया कोई भी इंस्ट्रक्शन, जैसे कि मान लेते हैं हमने इंग्लिश लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिया। इंग्लिश लैंग्वेज में फॉर एग्जांपल हमने लिख कर दिया था कंप्यूटर को 2 + 2 क्या होता है, इसका आंसर दो। हमारा जो कंप्यूटर है वो इस 2 + 2 को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में। कन्वर्ट किया मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद इसको समझ में आ गया कि इस निर्देश का मतलब क्या है। हमारे कंप्यूटर को कुछ नहीं पता है कि ये 2 क्या है, ये 2 क्या है, ये प्लस क्या है। इन सभी को ये कन्वर्ट करेगा अपनी मशीन लैंग्वेज में। जब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा तब उसको समझ में आएगा कि इसका मतलब ये है। जब इसको समझ में आ जाएगा कि मशीन लैंग्वेज में जो दिया गया क्वेश्चन था वो ये था, तब वो उस पर प्रोसेसिंग करता है, यानी कि कार्य करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो भी मशीन लैंग्वेज में होगा। क्यों? ये जो हमारा क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो चुका है यहाँ पर मशीन लैंग्वेज में। हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हुआ था मशीन लैंग्वेज में। हमारा क्वेश्चन अगर मशीन लैंग्वेज में है तो प्रोसेसिंग होने के बाद जो आंसर आएगा वो भी मशीन लैंग्वेज में ही होगा। तो मशीन लैंग्वेज में अब क्या मिला? मशीन लैंग्वेज में आंसर मिला, हमें A फॉर आंसर मिल गया। लेकिन अगर ये आंसर मशीन लैंग्वेज में यानी कि इस तरीके के कोड्स में बना हुआ है तो क्या ये हमारे समझ में आएगा? नहीं। इसलिए हमारा जो कंप्यूटर है वो इस मशीन लैंग्वेज में आए हुए आंसर को वापस कन्वर्ट कर देता है इंग्लिश लैंग्वेज में। वापस यहाँ पर कन्वर्ट करता है इंग्लिश लैंग्वेज में। तब जाकर के हमें मिलेगा 4। ये 4 आउटपुट स्क्रीन पर शो होता है। तो हमने इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया, कंप्यूटर ने कन्वर्ट कर दिया उसे मशीन लैंग्वेज में। हमारा जो क्वेश्चन है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया, कंप्यूटर ने उस पर प्रोसेसिंग करी, जो आंसर आया वो भी मशीन लैंग्वेज में था। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो इंग्लिश लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका था, तो हमारा आंसर भी मशीन लैंग्वेज में आया। लेकिन ये मशीन लैंग्वेज का आंसर हमारे लिए किसी उपयोग में नहीं है, हम इसे समझ नहीं सकते, इसलिए हमारे कंप्यूटर ने इसे वापस कन्वर्ट करके इंग्लिश लैंग्वेज में आंसर को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया। हमारा कंप्यूटर कुछ इस प्रकार से कार्य करता है। तो हमारी जो लैंग्वेज का ट्रांसलेशन हो रहा है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में और वापस दूसरी लैंग्वेज से पहली लैंग्वेज में, इसी तरह के ट्रांसलेट करने का कार्य हमारे ट्रांसलेटर्स करते हैं। हमारे कंप्यूटर में अलग अलग प्रकार की आज की डेट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यानी कि सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एक प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके जरिए हम अन्य
अन्य डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं, यानी कि निर्माण कर सकते हैं। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ट्रांसलेटर का सॉफ्टवेयर दिया जाता है। इस ट्रांसलेटर का कार्य है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए इंस्ट्रक्शन यानी निर्देशों को चेक करना कि यूजर ने क्या क्या लाइनें लिखी हैं। अगर किसी निर्देश यानी कि किसी लाइन में गड़बड़ है या कोई एरर है तो उसे यूजर तक सूचना पहुंचाना कि आपकी इस लाइन में ये एरर है या ये गड़बड़ी है, इसको आप ठीक करिए। तो एरर्स की चेकिंग करना, प्लस अगर एरर सारी चेक हो जाती हैं, हमारी फाइल पूरी सही हो जाती है, उसके बाद हमारी उस फाइल को हमारे इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज में, जिस भी लैंग्वेज में हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उस फाइल के अंदर, उस फाइल को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद उस पर प्रोसेसिंग के बाद जो है उसको आउटपुट आना, और आउटपुट को वापस इंग्लिश यानी हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। इस प्रकार से जो कार्य होता है हमारे ट्रांसलेटर्स करते हैं। तो ट्रांसलेटर्स के हमारे दो कार्य होते हैं, एक फाइल्स में एरर्स की चेकिंग करना, दूसरा फाइल अगर पूरी तरह से सही है तो उस फाइल को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ताकि हमारे द्वारा दिया गया इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को समझ में आ जाए और कंप्यूटर के द्वारा दिया गया आउटपुट हमारे समझ में आ जाए। देखते हैं ड्राइवर्स क्या होते हैं। जिस तरह से हमारी कार को ड्राइव करने के लिए एक ड्राइवर होता है जिसका कार्य ये होता है कि कार ठीक से चल सके, उसका कहीं एक्सीडेंट ना हो, कार अपने काम ठीक से करे, इस चीज की देखरेख करना हमारे ड्राइवर का काम होता है। उसी तरह से आप समझ लीजिए कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये कार है, और ये जो ड्राइवर है ये वो ड्राइवर है जो इस कार को चलाता है। एक बार जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया जाता है उसके बाद हम अपने ड्राइवर्स के सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करते हैं। ड्राइवर्स ऐसे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को ठीक से चलाने का कार्य करते हैं। जिस प्रकार से एक ड्राइवर कार को ठीक से चलाता है, उसी तरह से ये ड्राइवर्स इस ऑपरेटिंग सिस्टम नाम की कार को ठीक से चलाने का कार्य करते हैं। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक से कार्य करता रहे, इसको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए, इन चीजों की देखरेख करना हमारे इन ड्राइवर्स का काम होता है। कंप्यूटर में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग ड्राइवर्स आते हैं, जैसे कि वीडियो की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए वीडियो का ड्राइवर आता है, ऑडियो की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ऑडियो ड्राइवर आता है, इंटरनेट से कनेक्टिविटी के लिए भी एक इंटरनेट या फिर नेटवर्क का ड्राइवर आता है। इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन फिर कभी करेंगे। चलिए देख लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का निर्माण केवल एक स्पेसिफिक यानी कि एक खास कार्य के लिए होता है। अब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर जिन पर वर्ड्स पर कार्य किया जाता है, यानी कि टेक्स्ट की टाइपिंग करके हम काम करते हैं। जैसे कि आपने नोटपैड, वर्डपैड और MS वर्ड जैसे सॉफ्टवेयरों का नाम सुना होगा, जिनमें हम अपनी फाइलों को टाइप करते हैं और सेव करते हैं। तो ऐसे टाइपिंग वाले या टेक्स्ट से रिलेटेड कामों को करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर्स का यूज किया जाता है वो है हमारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनमें टेबल्स के रूप में डेटा को यानी कि रिकॉर्ड्स को रखा जाता है। लोगों की जानकारी को रख सकते हैं, जैसे कि अटेंडेंस शीट बनाकर रखना, कितने स्टूडेंट्स आए हैं कितने नहीं आए हैं, उनकी प्रेजेंट और एब्सेंट को मार्क करना, फीस को मैनेज करना, किसी ऑफिस में या किसी यूनिवर्सिटी में लोगों का हिसाब रखना। तो एक टेबल के रूप में डेटा को व्यवस्थित करके रखना हमारे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का कार्य होता है। इनमें टेबल्स के ऊपर काम किया जाता है। डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स जिनमें हम अपनी पिक्चर्स की एडिटिंग करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स हमारे डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं, जिनमें हम डिजाइनिंग के कामों को करते हैं। आपने MS पेंट का नाम सुना होगा, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ जैसे सॉफ्टवेयर्स का सभी ने नाम सुन रखा होगा। ये सभी सॉफ्टवेयर्स डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें इमेज की यानी कि फोटो की एडिटिंग की जाती है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स, आप सभी ने ऑनलाइन फॉर्म जरूर भरे होंगे। आज की डेट में बहुत सारे फॉर्म्स ऑनलाइन भरे जाते हैं। तो जब हम कोई फॉर्म ऑनलाइन भरते हैं, जैसे कि अपना नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल ID एंड ये सब चीजों को डालकर लास्ट में जब हम सबमिट का बटन दबाते हैं तो ये सारी की सारी हमारी जानकारी एक बटन के क्लिक पर कहाँ जाती है, कहीं ना कहीं जाकर सेव तो होती होगी। तो लेट्स से हमने जो फॉर्म भरा था वो रेलवे का था, तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन गई वो रेलवे के किसी एक पर्टिकुलर सर्वर पर जाकर सेव हो गई होगी। अब जिस सर्वर में सेव हुई होगी उस सर्वर में एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर पड़ा होगा। डेटाबेस सॉफ्टवेयर का मतलब है किसी अन्य स्थान से, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी अन्य स्थान से ढेर सारे डेटा को कलेक्ट करना और उसको मैनेज करके टेबल्स के रूप में ही एक जगह पर स्टोर करके व्यवस्थित रूप से रखना। ये काम होता है हमारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर का। तो हमारे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर और डेटाबेस सॉफ्टवेयर इन दोनों में ही टेबल्स पे काम किया जाता है, लेकिन हमारे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में जो हम इंफॉर्मेशन या फिर डेटा रखते हैं उसे ऑफलाइन स्टोर कर सकते हैं, जबकि जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है इनमें भी टेबल्स के रूप में डेटा को व्यवस्थित करके ही रखा जाता है, लेकिन इनमें जो भी डेटा आता है वो किसी अदर सोर्स से आता है, यानी कि कहीं और से डेटा को मंगाया जाता है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, और उसे एक कंप्यूटर के अंदर मेमोरी में सेव करके रखा जाता है। तो आई होप आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जितने भी सब टाइप्स हैं वो सभी समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर मुझे बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की कमेंट्स का रिप्लाई करने की। आने वाली वीडियो में हम इन ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर्स और ड्राइवर्स, इसके साथ ही साथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी प्रकार हैं, इन सभी के बारे में डिटेल में जानेंगे और सभी टॉपिक्स पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर डालूंगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो और समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।